हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानीर क्लासेस। सो हमने यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट की थी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था संगम एज के बारे में। संगम एज में हमने क्या देखा, जो साउथ वाली साइड है, जो साउथ इंडिया है, वहाँ पे 3 मेजर डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। चेरास के बारे में देखा था, चोलास के बारे में और पांड्यास के बारे में। ठीक है, उससे पहले हमने शुंगास के बारे में देखा, सतवाना। देन हमने कन्नव्स के बारे में पढ़ा था, फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में पढ़ा था। अब जो ये मौर्यन पीरियड हमने ख़त्म किया था, उसके बाद जो मेजर पीरियड हम पढ़ते हैं वो है गुप्ता पीरियड। उसके बीच में जो भी हुआ 3-4 मेजर इवेंट वो हमने देखे थे पोस्ट मौर्यन पीरियड में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता पीरियड। हमने कल भी डिस्कस किया था, जो JKSSB का एग्ज़ाम है, मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस आते हैं एंशियंट हिस्ट्री से, वो कहाँ से आते हैं? वैदिक एज वाले पोर्शन से, बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से, मौर्यन एम्पायर से। उसके बाद अब गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट है। गुप्ता पीरियड या जिसको गोल्डन एज भी कहते हैं। गोल्डन एज किस रीज़न से कहते हैं? नंबर ऑफ़ इवेंट या नंबर ऑफ़ डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, आर्ट में, कल्चर में, मिलिट्री में। ठीक है, उसके अलावा साइंस में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई इस पीरियड में, और यही रीज़न है हम इसको गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। गुप्ता पीरियड में क्या क्या पढ़ेंगे हम? जो इनके मेजर रूलर्स हैं और जो टाइटल्स इन्होंने लिए हैं, मेजरली वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं। द गुप्ता एम्पायर वाज एन एंशंट इंडियन एम्पायर दैट एग्जिस्टेड अप्रॉक्सीमेटली 320 कॉमन एरा टू 550। ठीक है, 320 से 550 बीच का जो टाइम है वो हम किसको डिनोट करते हैं? गुप्ता पीरियड को। गुप्ता पीरियड जाना जाता है अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, उसके बाद अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए, प्लस अपनी जो साइंस में डेवलपमेंट उन्होंने की उसके लिए। वन बाय वन रूलर्स के बारे में देखते हैं। सॉरी, स्लाइड खाली रह गई है। ठीक है, स्टार्ट जो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। ठीक है, इनको माना जाता है, ऑल्दो गुप्ता पीरियड का जो नींव थी या जो बेस था वो पहले से इस्टेब्लिश हो गया था, बट जो सही फाउंडेशन है या जहाँ से इनका जो सही वाला पार्ट स्टार्ट हुआ, सही जो टाइम स्टार्ट हुआ, वो किसके टाइम पे हुआ था? चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम। इनका टाइम पीरियड है 320 से लेके 335 कॉमन ईयर तक। बट इनसे पहले 2 रूलर पहले हमें देखने को मिलते हैं। कौन? श्रीगुप्ता, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, और उनके बाद इनके जो बेटे थे घटोत्कच। ठीक है, और इन दोनों को जो टाइटल मिले थे वो थे महाराजा। ऑल्दो इन्होंने इस्टेब्लिश किया गुप्ता एम्पायर को, पर इन दोनों का जो रूलिंग एरिया था, ये इन दोनों का जो टेरिटरी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। बड़े छोटे एरिया में इन्होंने रूल किया है। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 से 335 CE तक, और इनके टाइम से ही शुरुआत होती है गुप्ता पीरियड की। इस्टेब्लिश द गुप्ता एम्पायर थ्रू स्ट्रेटेजिक मैरिजेस एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अब इन्होंने जो अपना एम्पायर सेट किया, 2 किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? एक मैट्रिमोनियल अलायंसेस का और दूसरा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का। उसके बाद हिज रेन मार्क द बिगनिंग ऑफ गोल्डन एज। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि जो पहले के जो रूलर हैं, ऑल्दो उन्होंने सेट किया था श्रीगुप्ता ने, बट कोई इतनी ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को नहीं मिली। जो स्टार्ट हुआ, बिगनिंग थी इस गोल्डन एज की, वो हम किसके टाइम पीरियड से मानते हैं स्टार्ट हुई? चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम से। और इन्होंने जो टाइटल लिया था वो था महाराजा धीराज। उन्होंने लिया था महाराजा, द ग्रेट किंग। और महाराजा धीराज क्या हुआ? द किंग ऑफ ग्रेट किंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त। इनका टाइम पीरियड है 335 से 380 CE तक। अगेन हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है, जो ये टाइटल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इनका दोनों का टाइटल पढ़ा, उसके बाद इनका पढ़ा। अब इनको किस नाम से बुलाया जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या रीज़न है इनको ये टाइटल देने का? जो उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स की थी उसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। दूसरा, जो प्रयाग प्रशस्ति नाम की एक कंपाइलेशन है, वो भी किसके टाइम पे हुई थी? समुद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। इनका टाइम पीरियड है 380 से लेके 415 CE तक। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे भी हमें टाइटल पढ़ेंगे सेम किन किन किंग्स ने लिए हुए हैं। पहला हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। क्या टाइटल लिया था उन्होंने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड गुप्ता रूलर्स। हिज रेन इज़ कंसिडर्ड एज द ज़ेंथ ऑफ गुप्ता पावर एंड कल्चर अचीवमेंट। इनके टाइम भी क्या देखने को मिलता है हमें? कल्चर अचीवमेंट। अब जो इनसे पहले वाले थे समुद्रगुप्त,
ये भी अच्छे रूलर थे। इसके बाद जो आए चंद्रगुप्त सेकंड, ये भी अच्छे रूलर थे। अब जो एक मेजर डिफरेंस है, इन्होंने जो मेजर अचीवमेंट किए हैं वो हम कौन से पार्ट में देखते हैं, या कौन सी एलिमेंट में देखते हैं, मिलिट्री में। ठीक है, इनके मिलिट्री होल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। दूसरा जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इनका जो ज़्यादा डेवलपमेंट है वो हम कौन से फील्ड में देखते हैं, आर्ट और लिटरेचर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुमार गुप्त फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड है 415 से 455 तक। अब ये दोनों क्वालिटीज़ लेके आते हैं अपने अंडर। पहली जो इनके ग्रैंडफादर थे नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त, उनसे इन्होंने इनहेरिट किया मिलिट्री वाला पार्ट। और जो इनके फादर थे जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट लाई थी, इनके अंदर वो भी आया। ठीक है, तो जो कुमार गुप्त की डेवलपमेंट थी इनके टाइम पीरियड की, ये हमें दोनों ही फील्ड में देखने को मिलते हैं, मिलिट्री वाले में भी, आर्ट और कल्चर में भी। हो गया था, ठीक है। और दूसरा एक और पार्ट, जो समुद्रगुप्त थे, ऐसा माना जाता है कि वो खुद भी एक अच्छे म्यूजिशियन थे। ये पता कैसे चलता है, उनके टाइम जो कॉइन्स आए थे उन पे हमें मैक्सिमम किसके साइन मिलते हैं, वीणा। ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो वहाँ से हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये खुद भी एक अच्छे म्यूजिशियन रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं दो, बुद्ध गुप्ता और विष्णु गुप्ता। ये दोनों ही उनके सक्सेसर थे जो पीछे हमने पढ़ा कुमार गुप्त फर्स्ट के। बट ये दोनों क्या प्रूव हुए, एक वीक सक्सेसर। अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिलता है, गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन। तो मेजॉरिटी में जो आपको रूलर याद करने हैं, पहला श्रीगुप्त जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट जहाँ से ये गोल्डन एज का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की उन्होंने। नेक्स्ट चंद्रगुप्त सेकंड जिनका जो मेजर रोल है वो आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने में है। नेक्स्ट कुमार गुप्त जो लास्ट पावरफुल रूलर हैं, लास्ट रूलर नहीं है, लास्ट पावरफुल रूलर हैं। उसके बाद दो और आए, बुद्ध गुप्त और विष्णु गुप्त। इनका टाइम था 467 से 476 और इनका था 540 सी तक, 476 से। बट ये दोनों क्या प्रूव हुए, एक वीक रूलर। ठीक है, बुद्ध गुप्ता वाज वन ऑफ द लेटर गुप्ता रूलर। ही रेन सॉ फर्दर डिक्लाइन एंड वीकनिंग ऑफ एम्पायर ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वेजन्स। ठीक है, बाहर की तरफ से इन्वेजन्स आना शुरू हो गई थी और अल्टीमेटली क्या हुआ, बुद्ध गुप्त का जो गुप्ता एम्पायर था वो डिक्लाइन होना उसको शुरू हो गया। और विष्णु गुप्त इज़ वन ऑफ द लास्ट नोन गुप्ता किंग्स। ठीक है, इनके बाद हमें किसी और किंग के बारे में पता नहीं चला है। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो विष्णु गुप्त हैं वही गुप्ता एम्पायर के लास्ट रूलर रहे होंगे। ठीक है, इवेंचुअली गुप्ता पीरियड केम टू एन एंड। अब जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है एक और, वो बनता कहाँ से बनता है, जो इनके टाइम में इवेंट हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले समझते हैं इनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ पे भी सेम हमें क्या देखने को मिलता है, हेरिडिटरी मोनार्की सिस्टम। अब ये मोनार्की क्या थी, रिपब्लिक सिस्टम्स क्या थे, ये हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। हेरिडिटरी मोनार्की सिस्टम क्या था, जहाँ पे जो ये मोनार्कियल पावर है, जो पावर है एक हाथ में कंसंट्रेटेड रहती है, और ये राइट कैसे मिलता है, हेरिडिटी के हिसाब से। ठीक है, जैसे फादर के बाद सन, इस तरह से वो पास ऑन होता जाएगा। नेक्स्ट है द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये भी हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, महाजनपद के पहले से भी हम देखते आ रहे हैं। इवन की वैदिक एज में भी हमने देखा था किस तरह से जो बड़ा एरिया होता था किसी किंग का, किस तरह से उसको हायरार्की वाइज डिवाइड किया होता था, किस लिए, ताकि ईजिली एडमिनिस्ट्रेशन की जा सके। और उसके बाद हमने कल भी डिस्कस किया था, अलग अलग टाइम पे हम देखते हैं इन रीजन्स को, या जो उनके ऑफिशियल्स थे उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। द हायरार्की ऑफ रीजन वाज नोन एज महाजनपद, जो प्रोविंसेस थे। उसके बाद विषय, जो डिस्ट्रिक्ट थे। अब पहले डिस्ट्रिक्ट को कुछ और कहते थे, ठीक है, फैमिली को कुल कहते थे, ग्राम समिति थी, ग्राम सभा थी, वो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और भुक्ति थे और लोकल एरिया। भुक्ति पे पहले भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो लोकल एरियाज़ थे उनको हम क्या बोलते थे, भुक्ति। विलेज असेंबलीज एंड काउंसिल्स प्लेड अ रोल इन लोकल गवर्नेंस। इसके पहले जो हमने विलेज और काउंसिल्स के बारे में पढ़ा था, उसमें वैदिक एज में अर्ली और लेटर है ना, विधानसभा था, सॉरी विधानसभा नहीं, ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम भोजक उनका ऑफिशियल हुआ करता था, इस तरह से। नेक्स्ट आता है जुडिशरी। जुडिशरी प्रिवेल करती थी। पहले भी हमने जब मगध रूल पढ़ा था, मौर्यन एम्पायर पढ़ा था, एक वेल इस्टेब्लिश जुडिशरी हमें देखने को मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट था, सबऑर्डिनेट कोर्ट थे। उसके बाद जो दूसरी डिवीज़न हमने कोर्ट की देखी थी, अगर गवर्नमेंट के बीच, ठीक है, जो रूलिंग पावर है उनके बीच और लोगों के बीच कोई झगड़ा होता है, कोई इशू आता है, तब वो किस कोर्ट में जाएगी। अगर लोगों का आपस में कोई झगड़ा है
तब वो किस कोर्ट में जाएगी, ये हमने सब डिस्कस किया था। ऑफिशियल कौन अपॉइंट किए हुए थे वो सब। द लीगल सिस्टम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू लीगल ट्रेडिशंस। अब मोस्टली जो गुप्ता किंग थे वो हिंदू थे, और उनका जो लॉज था, जो रिचुअल्स थे, मोस्टली किस पे डिपेंडेंट थे, हिंदू लीगल ट्रेडिशंस पे। नेक्स्ट जो लॉज थे वो किस पे किससे डिराइव किए हुए थे, मनुस्मृति से। मनुस्मृति किसके टाइम कंपोज की हुई थी, ये हमने पीछे देखा था। जैसे हम आज देखते हैं जो लॉज हैं वो हम किससे डिराइव करते हैं, मेन सोर्स क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो बेस बनाता है सारे लॉज का। वैसे ही गुप्ता टाइम, जो गुप्ता पीरियड था, उस टाइम ये लॉज कहाँ से आ रहे थे, मनुस्मृति टेक्स्ट से। नेक्स्ट है डिस्प्यूट्स वर रिजॉल्व बाय द लोकल कोर्ट्स एंड विलेज काउंसिल। जो लोकल डिस्प्यूट्स थे, जो लोकल कोर्ट्स थी ग्राउंड लेवल पे, और जो विलेज काउंसिल थी ग्राम सभा की तरह, वही सारे डिस्प्यूट्स को टेक ओवर करते थे या डिसीजन देते थे। नेक्स्ट है, बट जो सुप्रीम पावर थी वो किसके पास थी, किंग के पास। नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड रिलेशंस वर गुड विद मिडल ईस्ट कंट्रीज़। अब इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में दो हमें मेजर देखने को मिलते हैं, अफ्रीका और चाइना। उनके साथ गुप्ता टाइम में एक अच्छे रिलेशंस थे, अच्छे ट्रेड थे। अच्छे रिलेशन होंगे तभी ट्रेड होगा। अब अफ्रीका से किस किस चीज़ का ट्रेड होता था, आइवोरी का। आइवोरी क्या होती है, हमने कल भी पढ़ा था, जो डेंटाइन्स होते हैं एनिमल्स के, जिसमें टीथ आते हैं एनिमल के। उसके बाद एलिफेंट के टस्क आते हैं। आज के टाइम पे तो काफ़ी लॉज इन चीज़ों को लेके, उस टाइम इसका ट्रेड होता था। टॉर्टाइज शेल्स का होता था अफ्रीका के साथ। उसके बाद चाइना से सिल्क का होता था, और दूसरा मेडिसिनल प्लांट्स का, उसमें नीम आ गया, टर्मरिक आ गया, इन सब का। नेक्स्ट फूड ग्रेन्स, स्पाइसेस, सॉल्ट, जेम्स एंड गोल्ड पर प्राइमरी कमोडिटीज़ ऑफ द इनलैंड ट्रेड। ठीक है, इनलैंड ट्रेड भी हमें देखने को मिलता है जो विद इन टेरिटरी था। दूसरा हमें एक्सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट होता था किन किन चीज़ों का, सिल्क का, कॉटन का, स्पाइसेस का, मेडिसिन का, जेम स्टोन्स का, पर्ल्स का, और प्रीशियस मेटल्स का। स्टील भी उसमें इंक्लूडेड थी। ठीक है, दूसरा अगर कॉइन्स की बात करें तो किस तरह के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स। हमने कल भी ये डिस्कस किया था, अगर किसी किंगडम में कोई किंग गोल्ड की कॉइन्स इशू कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे लेवल तक है। ठीक है, काफ़ी हाई इकोनॉमी है, तभी वो गोल्ड की कॉइन्स इशू कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर मिलिट्री की बात करें तो इनकी जो मिलिट्री सिस्टम था वो वर्ण सिस्टम पे बेस्ड था। वर्ण सिस्टम हमने 4 पढ़े थे, पहला ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और उसके बाद शूद्र। अब वर्ण सिस्टम पे कैसे डिपेंडेंट था, या कैसे वर्ण सिस्टम से लिंक्ड था। ब्राह्मण का ऐसा हमने पढ़ा था कि जो ब्राह्मण होते हैं सबसे ऊंचे माने जाते हैं इस वर्ण सिस्टम में, और इनका काम क्या होता है, पूजा ना, प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं, पूजा अर्चना, मंदिरों का देखभाल, वो सब। नेक्स्ट आते हैं क्षत्रिय, इनका क्या काम था, वॉर में लड़ना। ठीक है, वॉरियर्स। नेक्स्ट थे वैश्य, जो ट्रेड और कॉमर्स वाले कामों में इन्वॉल्व रहते थे। और लास्ट थे शूद्र, ठीक है, जिनको हम शेड्यूल कास्ट, छोटे वर्ण की, छोटी जाति के लोग उस टाइम बोलते थे। और जो क्षत्रिय थे हमने क्या पढ़ा, वॉर में इंक्लूडेड रहते थे। तो इनमें जो मिलिट्री सिस्टम था, ठीक है, वो कहाँ से, वो लोग किसके थे, कहाँ से रिक्रूट किए थे, क्षत्रिय क्लास के। उसके बाद इनकी मिलिट्री में कैवलरी भी थी और इन्फेंट्री भी थी। ठीक है, जो पग यात्रा पे चलते हैं, जो पैदल चलते हैं मिलिट्री वाले, वो भी थे, और जो घोड़ों पे सवार रहते हैं, हाथियों पे सवार रहते हैं, वो वाले भी थे। नेक्स्ट बात करें वेपन्स की, बोज एंड एरोस हैं, तीर कमान हमें देखने को मिलते हैं, स्वार्ड्स तलवारें। नेक्स्ट स्पेयर्स थे और शील्ड थी। ठीक है, भाला, शील्ड जो आपने कभी देखा भी होगा पुरानी मूवीज़ में, है ना, एक हाथ में तलवार ली होती है तो दूसरे में वो गोल्ड सी शील्ड ली होती है। नेक्स्ट है आर्ट एंड लिटरेचर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, गुप्ता पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी आर्ट और लिटरेचर में, वो देखते हैं। सबसे पहला वर्क जो हमें आर्ट में या लिटरेचर में देखने को मिलता है वो किसका, कालिदास का। कालिदास ग्रेट पोइट हुए हैं। उनके टाइम में जितने भी प्लेज उन्होंने लिखे हैं या पोइम्स लिखी हैं, उसके बाद जो मनुस्मृति है, इसके बारे में भी हमने 3-4 बार पढ़ लिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किस टाइम कंपाइल हुई है, सारी गुप्ता पीरियड के टाइम। नेक्स्ट कालिदास क्रिएटेड एपिक सच एस अभिजन नस्तुकलम। उसके बाद मालविका, ये हमने कहाँ पढ़ा था, मालविका अग्निमित्रम के बारे में। ठीक है, लव स्टोरी थी जो हमने महाजनपद के टाइम पढ़ी थी। नेक्स्ट आता है रघुवंश, और लास्ट में आती है कुमार संभवा।
ये सब किसके टाइम पे लिखी हुई हैं? गुप्ता पीरियड के टाइम। नेक्स्ट आता है, ये उनके कुछ कोर्ट पोइट्स थे। अब किसने क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर भी कौन सी है? जो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी थी, हम आज भी पढ़ते हैं। उसके बाद विशाख दत्त ने मुद्र राक्षस लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? जब हमने मौर्यन एम्पायर पढ़ा था, सोर्सेज पढ़े थे, हमें कहाँ से पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में? वन ऑफ द सोर्सेज क्या थे? मुद्र राक्षसा। इसके बारे में हमने और डिटेल में पढ़ा था, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, किस चीज़ों के बारे में, कौन कैरेक्टर्स हैं इसमें, है ना। कौटल्या का इसमें जिक्र था, वो सब हमने देखा था। एक और आते हैं हरीश सेना, इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी हुई है, ये सब इनके कोर्ट पोइट थे। और लास्ट में कौन बचता है? सुद्रक, इन्होंने क्या लिखा था? मृचा कार्तिका। ठीक है, इसमें से भी अगर सारे याद ना रहे, एक मुद्र राक्षस इंपॉर्टेंट है और दूसरी पंचतंत्र इंपॉर्टेंट है, बाकी जो कालिदास ने लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वाराह मीरा, ये भी इनके कोर्ट पोइट थे, इन्होंने बृहत संहिता लिखी है एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मिलती है इस टाइम पे। आर्यभट्टा की जो, शायद यहाँ पे लिखा भी है, हाँ, आर्यभट्टा ने जो सूर्य सिद्धांत लिखी थी वो भी किस टाइम की बात है? गुप्ता पीरियड की। उसके बाद कॉस्मोलॉजी में, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री, हाँ ठीक है, इन तीनों फील्ड में भी हमें डेवलपमेंट मिलती है, ये भी गुप्ता पीरियड के टाइम है। उसके बाद शंकु क्रिएटेड टेक्स्ट अबाउट ज्योग्राफी। अब किन किन सब्जेक्ट की बात हुई है यहाँ पे? मैथ की, आर्ट एंड लिटरेचर की, और उसके अलावा ज्योग्राफी की। अब हमने इससे पहले जो पढ़ाइयाँ देखी थी वो मैक्सिमम किस पे बेस्ड थी? ग्रामर वाले पोर्शन पे, है ना। उसके बाद जो धर्म, रिलीजन रिलेटेड था, मैक्सिमम पढ़ाई उस पर थी। उसके बाद जो सब्जेक्ट इंक्लूड होने लगे वो आर्ट्स के थे। अब यहाँ पे हम जो मेजर डेवलपमेंट है वो कौन से फील्ड में देख रहे हैं? साइंस वाले में। ठीक है, मैथ भी उसमें आता है। नेक्स्ट जो अजंता अलोरा केव्स हम देखते हैं, जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, वो भी किस टाइम का है? गुप्ता पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके डिक्लाइन की। अबाउट 550 सी तक गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन हो जाता है। रीज़न क्या था वो आपने पीछे देखा, एक तो जो लास्ट के दो रूलर थे वो अनसफिशेंट थे, ठीक है, वो इतने एफिशिएंट नहीं थे। दूसरा, जो गुप्तास थे दे वर सक्सीडेड बाय टू मेजर डायनेस्टीज़, एक जो पुष्यभूति डायनेस्टी और दूसरी थी मुखारी डायनेस्टी। ठीक, गंजेटिक रीजन वाली साइड इन्होंने इन्वेड कर दिया उनको, ये हो गया नॉर्थ वाला। दूसरा, जब हम वेस्ट में आते हैं वहाँ पे गुप्ता पीरियड का या गुप्ता रूलर्स का जो मेजर रीज़न था डिक्लाइन का वो क्या था? दे वर सक्सीडेड बाय गुजरात, प्रतिहारास एंड लेटर द चालुक्य परमरा डायनेस्टीज़। अब इनके बारे में चालुक्यास कौन थे, ये प्रतिहार्स कौन थे, वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे मेडिवल में। ठीक है, तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक टॉपिक बचता है एंशंट हिस्ट्री का, हर्षा एंड हिज टाइम्स, या जो किंग हर्षवर्धन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे अपडेटेड, ताकि जो आगे वाला टॉपिक है या जो आगे वाले कंपोनेंट्स हैं वो भी हम अच्छे से कवर कर सकें। थैंक यू।